वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट क्लास 12th केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल चैप्टर। ठीक है, पहली बात तो हम आपको बता दें, ये जो वीडियो है जो हम बना रहे हैं वो 2021 जून 2021 में बना रहे हैं। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि कोरोना टाइम के बनने वाली ये वीडियो है, स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, और इस वजह से पिछले साल भी चैप्टर 14 जो है वो बोर्ड के सिलेबस से कट डाउन हो गया था। जैव अणु जो चैप्टर है 12th केमिस्ट्री का, ये कट डाउन हो गया, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, बच्चों ने अब रिड्यूस सिलेबस पढ़ा नहीं पढ़ा, बच्चे पास हो गए बिना एग्जाम दिए हुए। इसका मतलब किसी ने पढ़ाई करी नहीं करी इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन आगे दिक्कत आती है जब बच्चा कंपटीशन फाइट करता है, तो ये चैप्टर जो इस साल सिर्फ इस साल के बच्चों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, अब ये चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उन सब के सामने प्रॉब्लम है कि हम जब नीट का एग्जाम, आईआईटी जी एडवांस के एग्जाम फाइट करते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमने नहीं पढ़ा है। तो जो इस साल के बच्चे हैं जो 12th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। और जिन बच्चों ने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पिछले साल का नहीं पढ़ा था और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, या आगे बच्चे वो बीएससी भी करेंगे, उनके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज तो चाहिए ना बच्चों। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसमें अपना ये है अपना पार्ट 1। ठीक है, एक चीज़ और हम बता दें बच्चों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मैटर ठीक ठाक लगता है कि हाँ मैम अच्छे से पढ़ा रही हैं। दूसरी चीज़, बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम नोट्स कहाँ से लें, क्या लें, कैसे करें। तो जैसा वीडियो में आपको दिखेंगे नोट्स एज इट इज़ इसकी पीडीएफ, या अब जून 2021 में जो भी आपको पीडीएफ बनाई जा रही हैं जून के महीने से, अब जो न्यू बन रही हैं अपनी जून वाली चीज़ से, यहाँ की जो सारी पीडीएफ हैं बच्चों, मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए ये आपकी टीचमेंट ऐप पर डाल रही हूँ। मैं लगातार ये वीडियो जो डेली की बन रही हैं वो टीचमेंट ऐप पर डाल रही हूँ। टीचमेंट ऐप से आप हमारे टीचमेंट ऐप से ये वीडियोस किस प्रकार ले पाएंगे, उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं यहाँ लिख भी नहीं हूँ, आप हमें चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें सब कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर आप हमसे जान सकते हैं इनकी पीडीएफ के बारे में। दूसरी चीज़, फ्री नोट्स के लिए भी मैंने अपने चैनल पर यहाँ पर टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जहां आपके नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम पर मैंने डाला हुआ है। ठीक है, चौथी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अपने पास की जो फ्री नोट्स हैं, आपके पास जो भी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा रही हूँ, उनकी सबसे अच्छी खास बात ये है, या मैं इसी में लिंक में डाल दूंगी आपको, कि वहाँ पीडीएफ के साथ ही एक लिंक दिया हुआ है, वीडियो लिंक दिया गया है, मतलब उसी चैप्टर का, जिस चैप्टर के नोट्स हैं, जैसे चैप्टर 4 है उसी के नोट्स का वीडियो लिंक दिया हुआ है उसी पीडीएफ के अंदर, तो वो भी आप खोलकर देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल में। जैसा आप देख रहे हैं जैव अणु में कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। बच्चों ये जो सारे एंजाइम मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे जैव अणु ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जैव अणु का मतलब क्या है? जैव अणु का मतलब है जैविक प्रक्रिया में या जैविक रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले अणु, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर पाए जा रहे हैं। या मैं आपको कह दूं, एक होती है बायोकेमिकल रिएक्शन, एक तो केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अपन ने मिलाया HCl को, सोडियम क्लोराइड बन गया। एक होती है जैव रासायनिक क्रिया, मतलब जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया, जैसे भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो किसके थ्रू होती है? ये होती है हमारी पेप्सिन एंजाइम के थ्रू यहाँ पर अभिक्रिया होती है। माइलेज होता है, टैलिन एंजाइम होता है, इसके थ्रू हमारी अभिक्रियाएं होती हैं। या यूरिया का बनना यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं जीवों के शरीर में होने वाली जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं वो जैव रासायनिक क्रिया होती हैं, और उन सभी अभिक्रियाओं में जो अणु भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? जैव अणु कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक अपन क्या क्या कह सकते हैं? गेहूँ,
जिनकी हम बात करते हैं, चावल, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, जिनको हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले हुए। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देने में मतलब इफेक्टिव होता है। प्रोटीन का स्रोत भी हमें बाहर से मिलता है। ठीक है, दाने हैं वहाँ से प्रोटीन हमको मिल जाता है जो हमारे शरीर को बिल्डअप करने में काम करता है। एंजाइम हमारे शरीर में बनते हैं। विटामिन हमें फलों से प्राप्त हो जाता है। न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, यह क्या होता है, यह एक आनुवांशिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है जो हमारी सूचनाओं को हमारी आनुवांशिक पीढ़ी को एक से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम जो करता है वो डीएनए करता है। तो ये सभी जैव अणु हैं जो हमारे शरीर में अपने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, अब इसके अंदर हम बच्चों पहला पढ़ने वाले हैं जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हुआ इंट्रोडक्शन कुछ चैनल का, कुछ चैप्टर के बारे में स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो पहला हेडिंग डाल लेते हैं हम यहाँ से, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए क्या बात करते हैं यहाँ से कार्बोहाइड्रेट की। बच्चों मैं फिर से एक चीज़ और रिपीट कर दूँ, अगर आपकी इसको ब्लैक एंड वाइट आपको पीडीएफ चाहिए, वो एक्चुअली थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको एज इट इज़ जो भी वीडियो में लिखा हुआ है, देखो बच्चों दो तरह की हमारे पास पीडीएफ है। एक्चुअली क्या है, पीडीएफ जो डेली बनेगी, भाई इसकी पीडीएफ तो मैं मेरी मेहनत से बना रही हूँ, आपके सामने राइट डाउन कर रही हूँ, तो वीडियो वाली जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी की आपको पीडीएफ चाहिए, वैसी की वैसी, तो आपको मिलेगी टीचमेंट ऐप पर। लेकिन आपको रेडी टू मेड नोट्स चाहिए कि हमें कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, कैसा भी दे दो, तो फिर आप वो पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको बच्चों हमारे वाले ही चाहिए कि भाई हमें तो यही चाहिए वीडियो वाला जैसा वीडियो में दिख रहा है, तो उसके लिए टीचमेंट पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं हम आपसे। कार्बोहाइड्रेट में हम कहते हैं कि किससे मिलके बना होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मिलके बना होता है कार्बन और जल के अणु से, कार्बन व जल के अणु से। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इसका मतलब ये हो गया जो कार्बन वे यौगिक जो कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि बच्चों कार्बोहाइड्रेट का मतलब मैं बता दूं तो यहाँ कार्ब प्लस क्या है, हाइड्रेट है, कार्ब प्लस हाइड्रेट। तो कार्ब मतलब तो कार्बन और हाइड्रेट मतलब क्या हो गया, H2O। तो कार्बन और हाइड्रोजन H2O से मिलकर बने हुए। इनका सामान्य अणु सूत्र क्या होता है बच्चों, सामान्य सूत्र की बात कर लेते हैं हम यहाँ से। आशा है आप क्लियर देख पा रहे होंगे बच्चों, आपको दिखने में और यह वीडियो की क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा होगा। CxH2O का होल y। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्या वास्तव में सही है क्या ये यहाँ पे। देखिए बच्चों, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज जानते हो ना, वो जो ग्लूकॉन-डी वाला डिब्बा जो आता है ना मार्केट में, लेमन वाला भी आता है, ऑरेंज वाला भी आता है, मीठा वाला भी आता है, वही ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। इसका सूत्र होता है C6H12O6। अब हम इस फॉर्मूले को इसमें फिट करके देखते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, C6H2O का होल 6। अब 6 को आप H2O से गुणा करेंगे तो C6, 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन 6। इसका मतलब सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, ये सूत्र यहाँ से सही बैठ गया। एक और लेते हैं हम यहाँ से, सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज का सूत्र होता है बच्चों C12H22O11। क्या ये बैठ सकता है क्या, C12H2O का होल 11, ये भी सही बैठ रहा है बच्चों बिल्कुल। लेकिन हम कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो इस सूत्र का पालन नहीं करता, तो हम लिखते हैं वह कार्बोहाइड्रेट बताइए जो इस सूत्र का पालन नहीं करता, वह कार्बोहाइड्रेट जो इस सूत्र का पालन नहीं करता। बच्चों शेयर जरूर करिएगा, हम पूरी मेहनत और एफर्ट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी मेहनत को आप यहाँ से जाया नहीं जाने देंगे, हम आशा करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ाई करने में, आपको चैप्टर डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। देखिए बच्चों, इसका नाम है रेमनोज C6H12O5। अगर हम यहाँ C6 लिखते हैं और H2O का सूत्र अगर यहाँ से 5 लिखते हैं तो सूत्र बनता है 5 दूनी 10O5। इसका मतलब ये यहाँ से फिट नहीं बैठा, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं इसके लिए लिखती हूँ H2O का होल 6, तो यहाँ बनता है C6H12O6, तो यहाँ से ये नहीं बैठा।
इसका मतलब ये सूत्र जो है रेमनोज का वो H2O की क्वांटिटी में फिट नहीं बैठ रहा, तो ये क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से कुछ ऐसे भी हैं बच्चों, अब यहाँ से हम इसको पता है अलग कलर में कर देते हैं। सबसे अच्छी फैसिलिटी यही है बच्चों यहाँ पर, है ना, कि हम कलर चेंज करके उस चीज़ को अलग कर सकते हैं कि ये तो वो अपवाद हो गया। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, क्या कोई ऐसा सूत्र है जो यहाँ से इस सूत्र का पालन भी नहीं करे और फिर भी कार्बोहाइड्रेट हो? लेकिन वो कहता है कोई ऐसा भी है क्या कि जो सूत्र को पालन करे? हम कहते हैं वे यौगिक जो सूत्र का पालन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या कुछ ऐसा भी है क्या कि सूत्र का पालन कर रहा है फिर भी नहीं है? देखिए बच्चों, हम आपको बताते हैं कौन सा है ऐसा। हमने आपसे लिख दिया CH3COOH। अब इसका सूत्र देखिए कैसे यहाँ से होगा, देखिएगा बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करके हम देखिए जब, ये देखिए बच्चों, यहाँ से हम कहते हैं कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, C2H4O2 हो गया। इसको मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ C2H2O का होल 2, देखो कार्बन 2, यहाँ से गुणा करो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, बिल्कुल यही बैठ रहा है और बिल्कुल इसी का सूत्र है। इसका मतलब ये तो सूत्र का पालन कर रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है बच्चों। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होते सोते भी यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है बच्चों। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा इसके नीचे C2H4O2 और नीचे लिख लीजिए C2H2O का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है? एसिटिक अम्ल। तो अपवाद हो गया बच्चों। इसी तरह से लैक्टिक अम्ल C3H6O3, ये हमने लिख दिया लैक्टिक अम्ल। इसका भी यही चीज़ है यहाँ से C3H2O का होल थ्राइस, लेकिन यह भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब हमारे पास एक दिक्कत खड़ी हो गई यहाँ पे कि भैया ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या यहाँ से कि कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का भी पालन करे और कुछ ऐसी परिभाषा दी जाए जो यहाँ से दिक्कत नहीं करेगी, रेमनोज भी उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट साबित हो जाए। तो बच्चों एक नई परिभाषा आई, वो नई परिभाषा क्या कहती है? वे कार्बनिक यौगिक जो वे, पहली बात तो वो यौगिक क्या होंगे बच्चों? कार्बनिक ही होंगे, याद रखिएगा। वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। हम एक एक वर्ड को बच्चों क्लियर करेंगे, टेंशन मत कीजिएगा। देते हैं या हम क्या लिखेंगे? या स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इस लैंग्वेज को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। आखिर कह क्या दिया हमने? देखो यहाँ शब्द आया एक भारी भरकम सा शब्द जो हमसे नहीं झिल रहा है, वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। बच्चों बिल्कुल ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये वाली जो चीज़ अंडरलाइन में यहाँ से समय कर रही हूँ, यही होती है अपने पास कार्बोहाइड्रेट। देखिए बच्चों, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का ग्रुप का मतलब होता है OH और एल्डिहाइड का मतलब होता है बच्चों CHO और कीटोन का मतलब होता है बच्चों CO समूह। ठीक है,
यही चीज़ होगी। अब यहाँ से हम कहते हैं कार्बन की एक लंबी श्रृंखला लिखिए, 1 2 3 4 लिखी हमने कहा हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड। पहले एल्डिहाइड को उठाएंगे, पहले किसको लेंगे, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड मतलब CHO, हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह। OH समूह की संख्या अगर 2 से ज़्यादा होती है, अगर 1 होता है तो मोनोहाइड्रोक्सी, 2 होते हैं तो डाई हो गया, 3 होते हैं तो ट्राई हो गया। इस तरह से OH की संख्या अगर 1 से ज़्यादा भी हम कह दें, ये देखिए 1 2 3, चलिए और बढ़ाते हैं आपके लिए, 4 5 और ये 6। कितनी भर दी हमने बच्चों, 6। तो हमने कह दिया ये तो हो गया बच्चों पूरा की पूरा हाइड्रोक्सी, और संख्या क्या हो गई 1 से ज़्यादा, तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या हो गया बच्चों यहाँ से, ये देखिए बच्चों, ये हो गया अपना पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये क्या हो गया एल्डिहाइड। बची हुई H की, यहाँ देखिए संयोजकता 1, ये देखिए संयोजकता कितनी हुई 1 और ये 2, इसका मतलब कितनी बच गई अपने पास संयोजकता इसकी 1 2, और ये कितनी हो गई बच्चों यहाँ से 3, कितनी बच गई चौथी संयोजकता, चौथी पे H लग गया। इसी तरह से इसकी चौथी पर भी H, इसकी पर भी H, इसकी पर भी H, इसकी पर भी H, लेकिन लास्ट वाले को देखो तो 1 और ये 2, कितनी बच गई 2 संयोजकता, तो ये H और ये H। इसका मतलब सूत्र क्या बन गया, देखिए यहाँ से सूत्र CHO, इसके बाद देखिए CHOH कितनी बार है यहाँ से, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया 5 हो गया क्या यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 बच्चे, तो एक ज़्यादा हो गया, 1 सेकंड मैं ऐसा कर लेती हूँ यहाँ पर ताकि मुझे भी आसानी हो जाए जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। ये देखिए CHOH कितनी हो गई यहाँ से 4, कितने ले लिए मैंने 4, 1 2 3 और ये 4 ले लिया, और 5वां क्या हो गया CH2OH। ये देखिए CH2OH हुआ कि नहीं हुआ, ये 2 तो हाइड्रोजन हो गए CH2 और ये हो गया OH CH2OH। इसका मतलब अगर मैं आपसे अब ये पूछूं क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, डेफिनेटली इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट है। और मैं बताऊं इसका सूत्र किसका लिखा है, ये मैंने लिख दिया ग्लूकोज C6H12O6। गिन लीजिए ऑक्सीजन की संख्या 6 है, ये देखिए 6 कैसे है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए ना 6 ऑक्सीजन। अब मैं किसको गिन रही हूँ, अब मैं हाइड्रोजन गिन रही हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 5 और ये 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हाइड्रोजन। कार्बन तो आपको दिख ही रहे हैं, ये 6 कैसे दिख रहे हैं 6 1 2 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना कि नहीं है। चलिए और मैं आपको सूत्र लिख के दिखाती हूँ, क्या वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होगा, क्या वो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूँ CHO CHOH CH2OH, क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, क्या मैं ऐसा लिख दूँ, क्या ये होगा, बिल्कुल होगा, ये भी होगा। तो अब हम सीख गए। अब बात रही कीटोन वाली, कीटोन वाले कैसे होते हैं बच्चों, कीटोन की बात भी बता देते हैं हम यहाँ से। ये देखिए लंबी कार्बन की श्रृंखला देखी, चूंकि हम जानते हैं यहाँ से कीटोन हमेशा बीच में आता है तो हमने बीच में रखा, बाकी पे हमने क्या लगा दिए, संयोजकता पूरी करते हुए H लगा दिए। हमने क्या लगा दिए बच्चों, H यहाँ से लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ये भी कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो हमने कह दिया जिसके अंदर हाइड्रोक्सी समूह की संख्या क्या आ जाए, 2 से ज़्यादा आ जाए, तो वो वहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी, और साथ में समूह कौन सा होगा, एल्डिहाइड या कीटोन होगा। अब हेडिंग डालते हैं हम यहाँ से, वो होगी हमारी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। आशा करते हैं आपको पढ़ना पसंद आ रहा होगा बच्चों, और PDF वाली बात बच्चों ध्यान में रखिएगा, हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड हो, क्वालिटी अच्छी से अच्छी मिले आपको, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली क्लियर PDF बच्चों मेरी थोड़ी मेहनत हो रही है इसके ऊपर, इसीलिए टीचमेंट पे मैंने आपको ये दी है वीडियो, ये PDF आपको दी है वहाँ पे, ठीक है। पूरी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा, क्या वहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए यहाँ से बच्चों आगे लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। एक चीज़ और, टीचमेंट पर अभी तक मैंने क्या क्या डाल दिया है, चैप्टर 2 बिल्कुल इसी तरह के नोट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले, सॉल्यूशन की PDF पूरी डली हुई है टीचमेंट पर। चैप्टर 4 जो पूरा की पूरा वीडियो में देख पा रहे हैं प्लेलिस्ट में, केमिकल काइनेटिक्स, उसकी PDF डली हुई है। पाठ्य निहित प्रश्न और न्यूमेरिकल वीडियो लास्ट की 12वीं और 13वीं नंबर की, उसकी PDF डली हुई है। अब तक वहाँ 3 PDF डाली जा चुकी है, टोटल 2 चैप्टर की फुल PDF। अब जैव अणु की भी वहाँ डालना शुरू कर देंगे पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है।
चलिए बच्चों, यहाँ से इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। दो प्रकार से किया जा सकता है। किस किस आधार पे? पहला लिख लीजिए बच्चों, भौतिक गुणों के आधार पर। देखिए बच्चों, दो होते हैं, भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा होता है आणविक संरचना या जल अपघटन के आधार पर। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट क्या है। बच्चों दो ही हैं भौतिक गुण, क्या होते हैं ये तो बताया ना आपको कि भौतिक गुण कहते किसको हैं, कहीं ये भी नहीं पता हो। भौतिक गुण वो होते हैं जिन्हें हम छूकर या टेस्ट करके पहचान लें, मतलब जिसमें कोई केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो। तो एक तरह से मैं आपको बता दूँ कौन कौन से होते हैं। विलेयता, स्वाद, गंध, है ना, और भौतिक अवस्था, टेम्परेचर, या हम कह दें इसका गलनांक, क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसको पानी में घोल लिया, इसको चक्कर देख लिया, इसको सूंघ कर देख लिया, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस कैसी है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, किसी में भी केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वही होते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के आधार पर हम कैसे देख सकते हैं बच्चों इसको? इसके अंदर बच्चों दो हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ यही फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क पड़ेगा। जैसा वीडियो में रिप्रेजेंटेशन मैं कर रही हूँ वैसा रिप्रेजेंटेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन जो आपको फ़ोटोकॉपी वाले जो नोट्स हैं, जो अलग से स्कैन किए हुए नोट्स हैं, उसमें आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसा मैं यहाँ बना रही हूँ वैसा की वैसा मिल जाए। दोनों की लुकिंग में चेंज होगा, ठीक है, मटेरियल यही होगा, टेंशन मत कीजिए, लेकिन दोनों की लुकिंग में वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो हमारा तरीका है लिखने का, वो चेंज हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स में और ये वाले नोट्स में। और ये बहुत नहीं रखा है आपके लिए, हम बता दें, कईयों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा मैडम ने ऐसा क्यों कहे जा रही हैं। तो टीच मिनट पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क पर, केवल रजिस्ट्रेशन फ़ी पर हमने यहाँ पर रखी है पूरी 1 साल की PDF, जो भी पूरी 1 ईयर के अंदर हम पढ़ाएंगे 12th क्लास को, 1 ईयर के अंदर जितना भी हम पढ़ाएंगे वो मात्र 50 रुपीज़ के शुल्क पर आप पूरी की पूरी टीच मिनट से जितने भी वीडियो मैं डालूंगी 12th क्लास के लिए पूरी 1 साल में, वो सारी आपको टीच मिनट पर उपलब्ध हो जाएंगी बच्चों। 1 साल के अंदर हो जाएगी ना आपकी 12th। तो मात्र 50 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है आप लोगों के लिए, वहाँ से आप चाहे ले सकते हो। जो बच्चा इसके लिए अवेलेबल नहीं है, जिसको लगता है नहीं ये भी नहीं हो सकता हमसे, तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने फ्री नोट्स भी उपलब्ध कराए हैं आपको उस चैनल, टेलीग्राम चैनल पर, वो आप जाकर देख सकते हैं बच्चों। चलो वापस करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे कन्फ्यूजन्स नहीं रहे, इसीलिए मैं आपको वीडियो में इसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। शर्करा और अशर्करा, शुगर और नॉन शुगर, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। शुगर, नॉन शुगर। जो शुगर होती हैं बच्चों वो कैसी होंगी? ये खाने में कैसी होंगी? मीठी होती हैं। तो आप लिख सकते हैं स्वाद में कैसी होती है? ये मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे, और जल में विले, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे शर्कराओं के? एग्जाम्पल इसका होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एक सेकेंड, फ्रक्टोज तो जानते हो ना किस में होती है, ये पता है, कंपटीशन बनता है क्वेश्चन। फ्रक्टोज होती है बच्चा फ्रूट्स में होती है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारी इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये स्वादहीन होते हैं, स्वाद में खट्टे मत कर देना, ये स्वादहीन होते हैं, फीके होते हैं। कैसी होती हैं बच्चों? स्वादहीन होती हैं। और जल में अल्प विले हैं। जल में कैसी होती हैं बच्चों? ये अल्प विले होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे एग्जाम्पल आपने देखा है आलू का मांड, या फिर चावल जब हम बॉईल करते हैं तो चावल में से मांड निकलता है, जो मांड निकलता है वो स्टार्च ही होता है। और आपने टेस्ट भी करके देखा होगा, चावल का मांड जो होता है वो बिल्कुल फीका फीका होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। एक होता है बच्चों सेलुलोज, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज कहाँ मिलता है बच्चों? सेलुलोज मिलता है पेड़ पौधों में। उनकी जो कोशिका भित्ति होती है पेड़ पौधों की, वो बनी होती है सेलुलोज की। जो हरे चारे वगैरह में सेलुलोज मिलता है वो भी मीठा नहीं होता है। सेलुलोज जो है बच्चों वो हमारा मानव शरीर पचा नहीं सकता, इसीलिए हम हरा चारा जो है ना, जो गाय भैंस खाती हैं, उसको हम नहीं खा सकते, क्योंकि सेलुलोज को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो हमारे अंदर नहीं होते। ये केवल रूमिनेंट्स में होते हैं, मतलब गाय भैंस जो बकरी है ये वाले लोग ही इसको पचा सकते हैं ना सेलुलोज को। तो ये वाली भी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती हैं। अब दूसरा आता है बच्चों आणविक संरचना के आधार पर। दूसरा कौन सा है बच्चों? यहाँ पे
आणविक संरचना के आधार पर। अब ये कौन से होते हैं बच्चों, देखिए ये वाला आप दिखा देते हैं। इस आधार पर बच्चों ये 3 तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे, 3 तरह के, वो भी जान लेते हैं हम यहाँ से। देखो इसको मैं 3 तरह में डिवाइड कर रही हूँ। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा कौन सा होगा, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा होता है बच्चों यहाँ से वो होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, चलिए एक एक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आणविक संरचना के आधार पे 3 है। कौन कौन से हैं यहाँ पे, मोनोसैकेराइड है ना, और दूसरा है यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर मोनोसैकेराइड कि इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है। ये खुद क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। जैसे इसके अंदर जो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल इसके लिए आएगा यहाँ से ग्लूकोज। क्या आ जाएंगे बच्चों एग्जाम्पल में, ग्लूकोज यहाँ पे आ जाएगा। ओलिगोसैकेराइड कहता है ये जल अपघटित होकर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं। कितने आएंगे इसके अंदर, 2 से 10 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी 2 से 10। अब 2 से 10 का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए जल अपघटन से 2 मिलती हैं तो ओलिगोसैकेराइड का ही टाइप है डाइसैकेराइड, जो सबसे फेमस है। इसी का टाइप है ट्राइसैकेराइड और इसी का टाइप है टेट्रासैकेराइड। ये ध्यान से देख लीजिए बच्चों कि अगर जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ मिलती है तो ओलिगोसैकेराइड में ही टाइप क्या हो गया, डाइसैकेराइड। केवल कितनी मिलेंगी बच्चों, 2 मोनोसैकेराइड यहाँ से मिलेंगे। अगर 3 मिलते हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड का टाइप कौन सा हो गया, ट्राइसैकेराइड। और अगर 4 मिलती है तो कौन सा हो गया बच्चों, वो टेट्रासैकेराइड यहाँ से पार्ट हो गया। तो डाइसैकेराइड किसका पार्ट है, ओलिगोसैकेराइड का पार्ट है। आगे हम बात करते हैं यहाँ से ओलिगोसैकेराइड के बाद टेट्रासैकेराइड की बात करते हैं, सॉरी पॉलीसैकेराइड। यहाँ पर तो हमने किसकी बात की थी बच्चों, 10 से की। और अगर 10 से भी ज़्यादा हमें मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सबके यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल है बच्चों स्टार्च, या इसको हम कह सकते हैं सेलुलोज। इसका एग्जाम्पल स्टार्च। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल जो है बच्चों, एक इसी की बात करेंगे, वो है यहाँ से अपने पास सुक्रोज। कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों, सुक्रोज यहाँ से एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सुक्रोज है। ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ओलिगोसैकेराइड का अगर आपके पास एग्जाम्पल आता है तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से सुक्रोज बताएंगे। बच्चों अब हमने आपको दोनों बता दिए हैं गुणों के आधार पर कैसे कैसे होगा। तो पहली बात तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, वर्गीकरण भौतिक गुण के आधार पर है। और दूसरा किस आधार पर है बच्चों, वो है अपना आणविक संरचना के आधार पे बच्चों, है ना। तो ये यहाँ से बात कर लेते हैं। ठीक, शर्करा और अशर्करा की बात हो जाएगी, आणविक संरचना के आधार पे बात हो जाएगा। ये सब हमने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से इस क्लास को जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छी क्लास आपकी आगे की चलने वाली है। और नोट्स से बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप नोट्स वगैरह के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल के देखिएगा, वहाँ पर हमने कंप्लीट नॉलेज लिख दी है। व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी नीट के बच्चे दे रहे हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हम एक चीज़ बता दें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगाने से अच्छा है बच्चों पहले चैप्टर की फुल नॉलेज लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं। मेन चीज़ है आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये डेफिनेटली कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। बच्चों अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ हमारी मेहनत को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।